आज हम करेंगे पदार्थ और धातु और अधातु का क्वेश्चन है। एक नंबर है, निम्नलिखित में किसकी पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी किसको पीट कर पतले चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ना ही फास्फोरस को पीट के पतले चादर में बनाया जा सकता है, ना ही सल्फर को, और ऑक्सीजन तो गैस ही है। तो आंसर क्या होगा इसका? जिंक होगा। जिंक को जो है यानी जिंक को जो है पतले चादरों में पीट कर परिवर्तित किया जा सकता है। अब है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, फिर सभी धातुएं तन्य होती है, अरे दोनों को एक ही बार दे दिया है, और कुछ सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, यानी अक्सर धातु जो है वो तन्य होती है, उसमें तन्यता होती है। अब आगे है 3 नंबर। 3 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फास्फोरस। फास्फोरस बहुत क्या है? कौन सा धातु है? फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु यहाँ आंसर है। फास्फोरस बहुत यहाँ पर आएगा। फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु है। अब धातुएं उष्मा और डैश की डैश होती क्या होती है? धातुएं उष्मा और विद्युत यहाँ विद्युत होगा, विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी धातुएं जो होती हैं उससे उष्मा आर पार होता है। उष्मा और विद्युत दोनों की वो क्या होती है? यहाँ सुचालक होती। ख नंबर का आंसर। ग नंबर, आयरन कॉपर की अपेक्षा डैश क्रियाशील होता है, क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। आयरन कॉपर की अपेक्षा क्या होगा? अधिक। यहाँ अधिक है, अधिक क्रियाशील होगा। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर डैश गैस बनाती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बनाती है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर। यदि कथन सही है तो टी लिखिए, और अगर गलत है तो एफ लिखिए, यानी ट्रू और फॉल्स। समान अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, सही या गलत? ये होगा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये ट्रू हो जाएगा, सच में ऐसा है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है, ये गलत है, बिल्कुल कोयले को खींचा नहीं जा सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। जो गुण है उसका धातु और अधातु में अंतर करना है। गुण दिखा रहा है दिखावट, कठोरता, घात वर्धनीयता, तन्यता, उष्मा चलन। तो इसका आंसर है यहाँ पे दिखावट में। पारे को छोड़कर, धातु के मामले में पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं सामान्यतः पर ठोस होती है, धातु चमकदार होती है, ऐसा वो दिखता है। धातु कैसा दिखता है? अधातु सामान्यतः पर तीनों अवस्था में पाई जाती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती, ऐसा दिखता है धातु। अब कठोरता में, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं इतनी नरम होती कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधिकांश धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम धातु इतनी नरम होती है कि इसे चाकू से काटा जाता है। अब अधिकांश धातुएं नरम होती हैं, परंतु हीरा प्रकृति में कठोरतम पदार्थ है। क्या कह रहा है कि अधिकांश अधातु जो होता है वो नरम होती है, लेकिन हीरा एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में कठोर रूप में पाया जाता है। अब अधातवर्धनीयता में, धातुएं अधातवर्ध होती हैं और उन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुएं भंगुर होती है, अतः इन पर चोट करने से ये टूट जाती है।
अब तन्यता, धातुएं अधातुवर्ध होती है, इन्हें ये तन्यता धातुएं तन्य होती हैं, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। जैसे तांबा का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, वैसे ही अधातुएं तन्य होती हैं, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। अब है उष्मा चालन में, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है। विद्युत चालन में धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक। अब एक अपवाद में ग्रेफाइट और धातु में जिसमें विद्युत का चालक है, लेकिन धातु जो है सभी, जैसे एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है जिससे बिजली पार करती है। तांबा का तार होता है, घरों में देखोगे कि बिजली में यूज होता है। अब 6 नंबर है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। एल्युमिनियम फॉल आता है ना खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए, तो वही कह रहा हूँ। तो इसका आंसर है एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु अधातुवर्ध है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। साथ ही साथ एल्युमिनियम के क्षारण विरोधी धातु भी है। इसमें पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये क्या होता है, एल्युमिनियम संक्षारण विरोधी धातु है। इससे पन्नी में जब हम रखेंगे तो इससे कोई खाद्य सामग्री को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, निमज्जन छर्रे यानी इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों में निर्मित होती है। इसका आंसर क्या होगा, का कारण क्या है। निमज्जन छर्रे धातु से निर्मित होती है, क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक है और इनमें से विद्युत प्रवाह करने पर जल्दी ये गर्म हो जाती है। अब तीसरा है, कॉपर जिंक इसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं करता, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। उन्हें सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील ही कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। अब है सोडियम और पोटेशियम। सवाल है क्या कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका जवाब होगा, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि दोनों धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वायु अभिक्रिया करके जल उठती है। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है, जो इन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। अब 7 नंबर का सवाल है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम की पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। नहीं, हम एल्युमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू के अचार सिट्रिक अम्ल होता है, जिससे कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अनेक विषैले पदार्थ बनाती है। धातु में अगर एल्युमिनियम में रखेंगे तो अचार में जो सिट्रिक अम्ल होता है वो उससे अभिक्रिया करेगा और दूसरा पदार्थ बनाएगा। यदि हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रखते हैं तो ऊपर से सिट्रिक अम्ल तथा एल्युमिनियम में विक्रिया करके विषैला पदार्थ को उत्पन्न करती है, जिन्हें खाना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। नीचे दिए गए कॉलम में 1 और 2 यानी कॉलम मिलान करना है। गोल्ड का मिलान क्या होगा, गोल्ड से क्या बनता है, गोल्ड से आभूषण बनता है, ऐसे भी मिलान कर सकते हैं ना। गोल्ड से आभूषण बनता है। आयरन से क्या बनता है, आयरन आयरन से क्या बनता है, आयरन से मशीनें बनती हैं। गोल्ड से आभूषण बनता है, आयरन से मशीनें बनती हैं। 3 नंबर में गया। और अब हो गया एल्युमिनियम से क्या बनता है, अभी तो खाद्य सामग्री का लपेटने वाला वो इसी सामना सामने हो जाएगा। कार्बन से क्या बनता है, कार्बन से बनता है ईंधन। कॉपर से क्या बनता है, कॉपर से बनता है बिजली का तार। बिजली का तार कॉपर से बनता है। वैसे मरकरी से क्या बनता है, मरकरी से तो थर्मामीटर में मरकरी डाला जाता है, थर्मामीटर। क्या होता है जब, सवाल है
क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? तनु आंसर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डालने पे क्या बनता है? डालने पर कॉपर सल्फेट जल तथा सल्फर ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। 2H2SO4 प्लस Cu यानी CuSO4 2H2OSO2 यानी ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र 2H2SO4 और ये है कॉपर Cu। और जब प्लेट पर डालने पर क्या होता है? कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट बनता है और जेल बनता है, ये 2H2O और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो कौन सा अभिक्रिया होगा, क्या बनेगा? लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देने दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके दौरान लोहा अधिक अभिक्रियाशील धातु कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु को उसे सल्फेट विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट उत्पन्न करता है। क्या करता है उत्पन्न? कॉपर सल्फेट जैसे आयरन Fe आयरन का रासायनिक सूत्र CuSO4 कॉपर सल्फेट बना क्या FeSO4 और कॉपर जो है अलग हो गया। लोहा अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। अब 10 नंबर, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाले गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। उसके बाद क्या हुआ? वो गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? लकड़ी का कोयला जलता हुआ लिया और उत्सर्जित होने वाले गैस को परख नली में इकट्ठा कर लिया, उसकी प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जाएगा? सलोनी परख नली में इकट्ठी की गई गैस में पानी डालकर उससे घोलने का प्रयास करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये गैस पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 उत्पन्न करती है जिसकी प्रकृति का परीक्षण सलोनी लिटमस पत्र की सहायता से कर सकती है। यदि यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इस विलयन की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। यानी वो पानी अगर उसमें डालेगी तो वो बन जाएगा H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बनेगा जिसकी परीक्षण करने के लिए वो क्या करेगी? लिटमस पत्र का उपयोग करेगी। तो क्या बना? कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बन गया CO2। फिर CO2 को क्या किया कि ये परख नली में पानी डाल दिया, H2O मिला, तब बन गया क्या? H2CO3 कार्बनिक अम्ल। अब इसका परीक्षण करने के लिए चूंकि कार्बनिक अम्ल है तो जाहिर है ये अम्ल ही होगा, इसकी प्रकृति अम्लीय ही है, यही होगा। एक दिन 11 नंबर क्वेश्चन है, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण की दुकान पर गई। उसकी माँ सुनार को पॉलिश करने हेतु सोनी के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? भार में कमी आभूषण में सोने की मात्रा कम होने के कारण आई। सुनार ने आभूषणों को चमकीला बनाने के लिए उन्हें एक वारेजिया नामक घोल में डाला होगा जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। ये घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषण की ऊपरी परत इस घोल में घुल जाती है और आभूषण की ऊपरी परत के निचली के चमकीली परत निकल जाती है जिससे आभूषण नए जैसे लगने लगते। लेकिन ऐसा करने से उनके भार में कमी आ जाती है। ऐसे आभूषणों में सोने की ऊपरी परत के इस घोल को घुल जाने के कारण होता है। ये हमारे साथ भी होता है। हम लोग भी जाते हैं सोनार से के पास जब गंदे हो जाते हैं हमारे आभूषण तो उसको कहते हैं कि इसको साफ कर दीजिए, तो वो कौन से घोल में जानता है? सभी जान लीजिए। उस घोल का नाम है एक्वारेजिया नामक घोल, जो क्या होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। इसमें सोना जाने पर यह धातु को ऊपरी परत को हटा देता है। जब ऊपरी परत उससे हट जाती है तो निचली वाली जो चमकीली परत आ जाती है वो ऊपर आ जाती है, वो दिखने लगती है और नया नया सा सोना दिखने लग जाता है।
लेकिन इससे सोने के भार में कमी आ जाती है। इसलिए अगली बार अगर आप अ, सोनार के पास जाओ तो सोचिए कि क्या आपको वहाँ साफ करवाना चाहिए या फिर घर में ही कोशिश करनी चाहिए।